हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल पढ़ा रहा हूं और इससे रिलेटेड मैंने 3 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखा है तो उन तीनों पार्ट को जरूर देख लीजिए। उन तीनों पार्ट का लिंक जो है मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों पिछले 3 पार्ट में हमने देखा कि जैव अणु क्या होते हैं और जैव अणु के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो हमने जाना था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हमने प्रीवियस वीडियो में ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था और ग्लूकोज से जुड़े हुए उसके भौतिक गुणों के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम ग्लूकोज के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखेगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज के रासायनिक गुणों के बारे में। तो ग्लूकोज के रासायनिक गुणों को जानने से पहले हम ग्लूकोज की संरचना और उससे जुड़े हुए उसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में जान लें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6 और ग्लूकोज एक पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब कि ग्लूकोज में आप देखेंगे तो इसमें आपको 5 हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH समूह देखेंगे और एक एल्डिहाइड समूह देखने को मिलेगा। तो आइए इसकी संरचना को भी देख लेते हैं। अगर हम इसकी संरचना को समझते हैं तो आसानी से हर टॉपिक आगे हमें समझ में आ जाएगा। तो आइए इसकी संरचना को देखते हैं। हम ग्लूकोज की संरचना को देखें तो कुछ इस तरह से संरचना दिखाई देगी। आपको एक एल्डिहाइड समूह, उसके अलावा आपको 5 हाइड्रोक्सिल समूह देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये ग्लूकोज की संरचना है जिसमें आपको 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन की संख्या भी 6 होती है 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको 5 हाइड्रोक्सिल समूह देखने को मिलेंगे। हाइड्रोक्सिल समूह देखने को मिलेंगे तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल समूह है वो है 1 डिग्री। ठीक है, बाकी आपको ये जो 4 है ये आपको 2 डिग्री हाइड्रोक्सिल समूह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज की संरचना कुछ इस तरह से होती है जिसमें कि आपको एक एल्डिहाइड समूह देखने को मिलेगा, 5 हाइड्रोक्सिल समूह देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो एक हाइड्रोक्सिल समूह है वो 1 डिग्री है, बाकी जो 4 है 1 2 3 4 ये आपके 2 डिग्री हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। तो अगर आपको ये संरचना आ गया तो आप रासायनिक गुणों को आसानी से समझ सकते हैं। ग्लूकोज के रासायनिक गुणों को हम 4 आधार पर पढ़ेंगे। पहला जो हमारा आधार होगा हाइड्रोक्सिल समूह से अभिक्रिया, दूसरा एल्डिहाइड समूह से अभिक्रिया, तीसरा जो होगा वो होगा कार्बोनिल समूह से अभिक्रिया और चौथा जो होगा ग्लूकोज की अन्य अभिक्रियाएं। तो इन चारों हेडिंग में हम सभी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे और इन्हीं चारों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्सिल समूह से अभिक्रिया की। तो हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रिया में पहला रिएक्शन है एसिटिलीकरण, यानी कि हमारा फर्स्ट हेडिंग है इसमें एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण क्या होता है? जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो कैसे होता है आइए रिएक्शन को समझते हैं। यह है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज की अभिक्रिया कराते हैं एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होगा CH3COCl। यह है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तो जब हम एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये क्लोरीन है,
एसिटिल क्लोराइड का ये हाइड्रोजन से, मतलब जितने भी OH समूह है उसके हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो हमें 5 एसिटिल क्लोराइड चाहिए होंगे, तो हम यहाँ पर 5 CH3COCl लेंगे। ठीक है, तो हर एक क्लोरीन हर एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा। तो 5 क्लोरीन है, 5 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, लेकर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा हमारा 5HCl। अब यहाँ पर बच क्या गया, COCH3, और यहाँ पर ये बचा हुआ है। तो अब सभी पांचों ग्रुप जो है यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनेगा CHO COH तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पांचों हाइड्रोजन निकल गए। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बचा, और ये बचा हुआ हमारा क्या है, COCH3। सभी को हम जोड़ देते हैं, COCH3 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 COCH3। टोटल कितने जुड़े, 1 2 3 4 5। और ये जो स्ट्रक्चर बना है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं, यानी कि एसिटिलीकरण में होता क्या है कि जब भी हम एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया कराते हैं ग्लूकोज से, तो बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और यह अभिक्रिया दर्शाता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। तो आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। तो आप इस रिएक्शन को एग्जाम्पल में दे सकते हैं। ये दूसरी अभिक्रिया को देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया में भी हम क्या करेंगे, ग्लूकोज की अभिक्रिया कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, जिसका फार्मूला होता है CH3CO का होल टू एज O। ठीक है, शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर डिटेल में इसका देखें तो CH3CO 2 बार है, CH3CO और ये O। ठीक है, ये है फार्मूला एसिटिक एनहाइड्राइड का। ठीक, तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, तो जितने भी हाइड्रोक्सिल समूह है, कितने हाइड्रोक्सिल समूह है, 5। तो 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के अणु इससे जुड़ते हैं। कैसे जुड़ेंगे, सेम जैसे पिछले रिएक्शन में क्या था कि H हटाया गया था, तो इसमें भी H क्या होगा, हट जाएगा, और CH3CO यहाँ पर जुड़ेगा और बनाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 हाइड्रोक्सिल समूह, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या जुड़ेगा, CH3CO जुड़ जाएगा, सेम जैसे पीछे हम लोगों ने जोड़ा था, CO CH3 CO CH3 CO CH3 CO CH3 CO CH3, और इसे हम बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बचा हुआ क्या है, CH3COO ये बचा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह निकला हुआ है, तो CH3COOH जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा कितना बन जाएगा, CH3COOH, और इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बनेंगे अणु, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 अणु हमने लिया है, तो यहाँ पर बनेंगे 5 अणु एसिटिक एसिड के। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन प्रूफ करता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह है। तो ये था एसिटिलीकरण। ये हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाओं में हम दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया है मेथिल अल्कोहल से अभिक्रिया। तो जब हम शुष्क HCl की उपस्थिति में ग्लूकोज की अभिक्रिया मेथिल अल्कोहल से कराते हैं, तो अल्फा और बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड बनते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल से कराते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है अल्फा और बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड। तो अल्फा बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड क्या होता है और ये रिएक्शन कैसे होता है,
उसको समझने से पहले हमें ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को समझना होगा और समझना होगा कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ठीक है, ये ग्लूकोज का चेन फॉर्म है और ये ग्लूकोज का रिंग फॉर्म है। ठीक है, इस रिंग फॉर्म में दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक अल्फा फॉर्म बनता है और एक बीटा फॉर्म बनता है। अल्फा फॉर्म क्या होता है, तो रिंग स्ट्रक्चर में है क्या, आप देख सकते हैं कि सेम 6 कार्बन है, 6 कार्बन आपको दिख रहे होंगे, बाकी CHOH आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ वाला कार्बन जो है वो ऐसे जोड़ देंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। अब अल्फा और बीटा क्यों कहते हैं, मतलब जो रिंग फॉर्म है इसके दो फॉर्म होते हैं, दो रूप होते हैं, एक अल्फा फॉर्म होता है, एक बीटा फॉर्म होता है। तो अल्फा फॉर्म क्या होता है, बीटा फॉर्म क्या होता है, ये समझते हैं। जब H आपका इस साइड हो और OH इस साइड हो, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, OH आपका राइट साइड है तो अल्फा फॉर्म, और यदि OH आपका लेफ्ट साइड है तो उसको हम बोलेंगे बीटा फॉर्म। तो अल्फा फॉर्म में OH राइट साइड होगा और बीटा फॉर्म में OH आपका लेफ्ट साइड होगा। अब यदि हम इसको रिंग फॉर्म में बनाएं कुछ ऐसे, ठीक है, इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सेम है। डिफरेंस कहाँ आपको दिख रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, ये हमारा पहला कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक, तो पहले कार्बन पे OH क्या है, नीचे की ओर है, तो ये होगा अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब सेम वैसे ही इसमें देख रहे हो कि H क्या है, नीचे की ओर है, उसमें OH नीचे की ओर था, इसमें क्या है, H नीचे की ओर है। ठीक, ये है हमारा बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, ये दो रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर है ग्लूकोज के, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, जब रिंग फॉर्म कुछ ऐसे बने किसी का भी तो उसे हम बोलते हैं पाइरेनोज। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज को हम अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज भी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह हम इसे बीटा डी ग्लूकोज पाइरेनोज भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आगे अभी आपको ग्लूकोज की अभिक्रिया मेथिल एल्कोहल से पढ़नी है, जहां पर आपको अल्फा और बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड देखने को मिलेंगे। तो जब तक आप इन दोनों स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे वो रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। तो आइए मैं आपको रिएक्शन समझाता हूं, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए रिएक्शन को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज की अभिक्रिया यदि हम मेथिल एल्कोहल से कराएं CH3OH, इसको हम बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में। तो जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है C6H11O5OCH3, जिसे हम अल्फा या फिर बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड कहते हैं, और इस अभिक्रिया में जल का एक अणु निकलता है। तो रिएक्शन तो हालांकि आप रट सकते हो, बट ये रिएक्शन हुआ कैसे है अगर हम इसको डिटेल में देखें तो हमें समझ में आएगा। ठीक है ना, तो पहले तो मैं इस रिएक्शन को ओपन करके मतलब और शॉर्ट तरीके से बता दे रहा हूँ, फिर मैं रिंग फॉर्म में भी आपको बताऊंगा। ठीक, इस रिएक्शन को सिंपली हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर C6H12O6 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H11O5OH, लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन मैंने अलग रख दिया और इसका एक हाइड्रोजन अलग रख दिया, तो 12 था तो यहाँ 11 हो गया, यहाँ 6 था तो 5 हो गया। ठीक है, जो रखा है मैंने, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। और हमने इसकी अभिक्रिया करा दी CH3OH से, यानी कि मेथिल एल्कोहल से। इसका जो H है इसके OH से रिएक्ट करेगा, इसका जो H है इसके OH से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा,
H2O, OH और H मिल गए H2O। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, C6H11O5 और यहाँ पर एक और ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये एक ऑक्सीजन रख दिए और यहाँ पे क्या बच गया, CH3। और ये हमारा जो बना हुआ प्रोडक्ट है ये है अल्फा या बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड। तो आप तो एक ऐसे याद करोगे, लेकिन अगर हम रिंग फॉर्म में देखें इसको तो ये रिंग फॉर्म में कैसे बनेगा, आइए इसको भी समझते हैं। ठीक है, तो रिंग फॉर्म समझने के लिए सबसे पहले हम ग्लूकोज के अल्फा और बीटा दोनों रिंग फॉर्म को बना लेते हैं। HOH HOH OH HOH, यहाँ पे हो गया CH2OH और नीचे हो गया H। तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा, OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे हो जाएगा। जल्दी से मैं बना दे रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बस लिख दे रहा हूँ। डिफरेंस क्या है आप समझ ही गए हैं, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, आइए देखते हैं कि अगर हम इनकी अभिक्रिया मेथिल एल्कोहल से कराएं तो क्या होगा। तो मेथिल एल्कोहल CH3OH CH3OH। ठीक है, तो इसका H है, इसके OH से रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, H2O। ठीक, रिंग बना देते हैं डायरेक्ट, ऊपर H है, नीचे O बचा हुआ है और CH3। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये है अल्फा डी मेथिल ग्लूकोसाइड। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना ये क्या बना, अल्फा डी मेथिल ग्लूकोसाइड। अल्फा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा अल्फा ग्लूकोज था, अब यहाँ पर इसके अल्फा वाले से यानी कि OH से CH3 जुड़ गया, ये बन गया हमारा अल्फा डी मेथिल ग्लूकोसाइड। ठीक, सेम ऐसे ही अब यहाँ पर इसके हम इस वाले से रिएक्ट कराएंगे इसको। ठीक, सेम वैसे ही जाएगा। अब यहाँ पे बीटा वाले से रिएक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे O CH3 जुड़ेगा, नीचे H हो जाएगा, सेम ऊपर की तरह। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, बीटा डी मेथिल ग्लूकोसाइड और जल का एक अणु निकलेगा। ठीक, तो जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया मेथिल एल्कोहल से कराते हैं शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में, तो आपको दो प्रोडक्ट बनते हैं, अल्फा या बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड। तो अल्फा और बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। कैसे निकलता है मैंने बताया ही है, क्यों अल्फा डी मेथिल ग्लूकोसाइड बोलते हैं, क्यों बीटा डी मेथिल ग्लूकोसाइड बोलते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि यह अभिक्रिया प्रूफ करता है कि ग्लूकोज में जो एक हाइड्रोक्सिल समूह है यानी कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वही इस अभिक्रिया को देता है। ठीक है, बाकी जो चार बचे हुए अल्कोहल यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह है वो ये अभिक्रिया नहीं देते। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने लास्ट रिएक्शन की ओर। और लास्ट रिएक्शन ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल समूह से अभिक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि हम जानेंगे कि यदि हम ग्लूकोज की अभिक्रिया धात्विक हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो क्या होगा। यानी कि हमारा जो अगला हेडिंग है ग्लूकोज की धात्विक हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। तो जब हम ग्लूकोज की धात्विक हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर लवण बनता है और यह लवण कहलाता है ग्लूकोज का लवणीकरण, जिसे हम बोलेंगे साल्टिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज। तो यदि हम एग्जाम्पल के रूप में लें, यदि हम ग्लूकोज की अभिक्रिया करा दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि मैंने बताया था कि हम धात्विक हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो धात्विक हाइड्रोक्साइड के रूप में हम क्या ले रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस ले रहे हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। तो जब हम ग्लूकोज की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है कैल्शियम ग्लूकोसेट। तो कैल्शियम ग्लूकोसेट कैसे बनता है, आइए हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस।
अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम, मतलब ग्लूकोज की अभिक्रिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है C6H11O5OCaOH और H2O। इसे हम बोलेंगे कैल्शियम ग्लूकोसेट, ठीक है, जो कि ग्लूकोज का एक लवण है। ठीक है, याद रखिएगा, कैल्शियम ग्लूकोसेट ग्लूकोज का एक लवण है। तो ये अभिक्रिया कैसे हुआ, मैं और इसको सिंपल तरीके से बता सकता हूँ। तो जैसे मैंने पीछे अभी आपको बताया था कि C6H12O6 को हम कैसे लिख सकते हैं, C6H11O5OH, मतलब हमने इसमें से एक ऑक्सीजन निकाला और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन हो गया 11, ऑक्सीजन हो गया 5। ठीक है, अब हम CaOH को कैसे लिख सकते हैं, CaOH कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब होगा क्या, इसका H इसके OH से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, H2O। ठीक है, अब बच क्या गया, C6H11O5 और ये बचा हुआ है O, फिर इसके बाद क्या बचा हुआ है, CaOH और यही अभी ऊपर मैंने बताया था, ये किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम ग्लूकोसेट का। ठीक है, आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल समूह से अभिक्रिया वाले रिएक्शन को जाना, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा एसिटिलीकरण, दूसरा हमने पढ़ा मेथिल अल्कोहल से अभिक्रिया और तीसरा हमने पढ़ा धात्विक हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। तीनों अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं और तीनों अभिक्रियाएं ये प्रदर्शित करती हैं कि ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, उनके रिएक्शन को देखेंगे, कैसे कार्बोनिल समूह पाया जाता है, उनके रिएक्शन को देखेंगे, और ग्लूकोज से जुड़े हुए जो अन्य अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो अगला पार्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।